नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किए जा रहे एजुसेट कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। पठन पाठन की इस श्रृंखला में आज हम हिंदी व्याकरण से वाक्य अशुद्धि शोधन का अध्ययन करेंगे। विषय का विस्तार से अध्ययन करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य अशुद्धियाँ क्या होती हैं और वाक्य अशुद्धि शोधन किस प्रकार किया जाता है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए वह दूसरों से बात करता है। अपनी बात दूसरों के समक्ष रखने के लिए वह वाक्यों का सहारा लेता है। हालांकि वाक्य अलग अलग शब्दों से मिलकर बनता है और हर शब्द का अपना अर्थ होता है, परंतु वाक्य में आए संपूर्ण घटक सम्मिलित होकर ही भाव अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। अतः वाक्य भाषा की मुख्य इकाई है जिससे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है। वाक्य की परिभाषा है, पदों के जिस व्यवस्थित समूह से पूरी बात समझ में आ जाए या विचार प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य की एक अन्य परिभाषा देखिए, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। अतएव लिखते या बोलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ भी कहा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। वाक्य के विभिन्न अंग यथास्थान होने चाहिए। साथ ही विराम चिन्हों का उचित जगहों पर प्रयोग होना चाहिए। लिंग, वचन, कारक चिन्हों, समास, संधि, विशेषण का उचित स्थान पर प्रयोग अपेक्षित है। शिथिलता, जटिलता, भ्रामकता, अर्थहीनता आदि कुछ ऐसे दोष हैं जो किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं कहे जा सकते हैं। वाक्य अशुद्धि क्या होती है? भाषा एक व्यवस्था है और हर व्यवस्था के कुछ नियम हैं। इस प्रकार हिंदी व्याकरण में वाक्य संबंधी भी नियम है। यदि वाक्य व्याकरणिक नियमों के अनुसार नहीं होंगे तो ऐसे वाक्य अशुद्ध वाक्य कहलाएंगे। जैसे छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि जहाँ पर माला शब्द आ जाता है इसका अर्थ है कि वहाँ पर अनेक फूलों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक फूलों की माला पहनाई। इसका अर्थ है कि हमारा वाक्य अशुद्ध है। और वाक्य अशुद्धि शोधन किसे कहते हैं? यदि हिंदी व्याकरण के नियम अनुसार वाक्य अव्यवस्थित है तो वह अशुद्ध है, और जब वाक्य को व्याकरणिक नियमों के अनुसार शुद्ध कर दिया जाता है या व्यवस्थित कर दिया जाता है और उसकी अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है तो उसे वाक्य अशुद्धि शोधन कहा जाता है। जैसे अभी हमने एक वाक्य देखा था, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा कि छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने अशुद्ध वाक्य की अशुद्धियों को पहचान कर उनको दूर किया और वाक्य को शुद्ध कर दिया। यही वाक्य अशुद्धि शोधन कहलाता है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं और उन अशुद्धियों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। वाक्य अशुद्धि को हम विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहले हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, उसके बाद शब्द अर्थ के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां, विकारी शब्द के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां, अविकारी शब्द के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां, मुहावरे संबंधी अशुद्धियां, पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, अन्वय संबंधी अशुद्धियां, कारक संबंधी अशुद्धियां, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां, पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां और वाच्य संबंधी अशुद्धियां। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां शब्द से संबंधित अशुद्धियां होती हैं। जब वाक्य में कोई शब्द वर्तनी के अनुसार अशुद्ध लिख दिया जाता है तो वहां वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि का समावेश हो जाता है।
जिसके कारण पूरा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण देखिए, जयपुर एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर ऐतिहासिक की वर्तनी अशुद्ध है। जब हम वाक्य से इस अशुद्धि को निकाल कर उसे शुद्ध कर देंगे तो हमारा वाक्य भी शुद्ध हो जाएगा और वाक्य होगा जयपुर एक ऐतिहासिक नगर है। इसके बाद में एक अन्य उदाहरण देखिए, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि उज्जवल शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। उज्जवल शब्द की वर्तनी को जब हम वाक्य में शुद्ध करके लिख देते हैं तो हमारा वाक्य भी शुद्ध हो जाएगा और वाक्य का रूप होगा मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसके बाद आता है शब्द अर्थ के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। कभी कभी वाक्यों में सही शब्दों की जगह उनके ही समान लगने वाले शब्दों का प्रयोग वाक्य के अर्थ में परिवर्तन का कारण बन जाता है, जिसके कारण वाक्य का सही अर्थ ही बदल जाता है और यह वाक्य में शब्द अर्थ के प्रयोग की अशुद्धि कहलाती है। उदाहरण देखिएगा, मैं उपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे। उपेक्षा का अर्थ होता है उदासीनता या अनदेखा। तो अगर हम वाक्य में उपेक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे वाक्य जो है वह अशुद्ध होगा। यहाँ पर उपेक्षा के स्थान पर अपेक्षा का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य को शुद्ध करता है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा मैं अपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे। अपेक्षा का अर्थ होता है आशा या उम्मीद, अर्थात मैं उम्मीद करता हूं या मैं आशा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे। हमारा वाक्य यहाँ पर सही अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसलिए वाक्य का शुद्ध रूप यही होगा। एक अन्य उदाहरण देखिए, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। गृह का अर्थ होता है आकाशीय पिंड, इसलिए यहाँ पर गृह शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह वाक्य को अशुद्ध बना रहा है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। गृह का अर्थ होता है घर, जो यहाँ पर उपयुक्त है। इसके बाद आता है तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो। बेफिजूल का अर्थ होता है जो बेकार ना हो और फिजूल का अर्थ होता है जो बेकार हो, लेकिन यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि तुम हमेशा बेकार की बातें करते हो, इसलिए यहाँ पर बेफिजूल शब्द का प्रयोग ना करके फिजूल शब्द का प्रयोग किया जाना उचित होगा और वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो। इसके बाद आता है विकारी पद निर्माण संबंधी अशुद्धियां। विकारी पद ऐसे पद जिनमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए वह विकारी पद कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया मुख्य रूप से 4 विकारी पद होते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियों की। कई बार वाक्य में अनावश्यक व अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं जो वाक्य को अशुद्ध बना देती हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं। यहाँ पर मंगलवार शब्द का प्रयोग भी किया गया है, मंगलवार पद का प्रयोग भी किया गया है और दिन का भी प्रयोग किया गया है। तो मंगलवार का अगर प्रयोग कर दिया गया है तो दिन की आवश्यकता नहीं है। तो वाक्य का शुद्ध रूप होगा मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखिए, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है। यहाँ पर विंध्याचल अपने पूर्ण अर्थ को प्रकट कर रहा है कि पर्वत के बारे में बात हो रही है, इसलिए पर्वत शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है। एक अन्य उदाहरण देखिए, वह आंख से काना है। ये सभी को पता है कि काना तो आंख से ही होता है, अगर हम देख नहीं पाते तो उसका कारण आंख ही होती है। तो यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप होगा वह काना है। अब अन्य उदाहरण देखिएगा जिसमें अनुपयुक्त संज्ञा पदों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां हमें देखने को मिलेंगी। जैसे आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं है। अब आप ये देखिए कि प्रश्न का समाधान नहीं होता, समाधान तो समस्या का होता है, प्रश्न का उत्तर होता है। इसलिए वाक्य का शुद्ध रूप होगा आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण, रेडियो की खोज किसने की। अब खोज तो उसकी होती है जो पहले से ही इस संसार में, इस सृष्टि में है। जो चीज इस संसार में नहीं है उसकी खोज नहीं होती, उसका
आविष्कार होता है। तो रेडियो जो पहले से इस दुनिया में नहीं था, जब उसका निर्माण किया गया तो उसकी खोज नहीं हुई, उसका आविष्कार हुआ। इसलिए वाक्य का शुद्ध रूप होगा रेडियो का आविष्कार किसने किया। इसके बाद आती हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कभी कभी सर्वनाम का अशुद्ध रूप तथा अनुपयुक्त स्थान पर प्रयोग वाक्य अशुद्धि का कारण बन जाता है। जब वाक्य से इन अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है तो वाक्य शुद्ध हो जाता है। उदाहरण देखिए, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे को जो सर्वनाम पदों का प्रयोग किया गया है वह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। एक अन्य उदाहरण, तेरी को क्या चाहिए। यहाँ पर भी उसी प्रकार की अशुद्धि है, जिसका शुद्ध रूप होगा तुझे क्या चाहिए। इसके बाद एक और उदाहरण देखिए कि दूध में कौन गिर गया। अब कौन कोई व्यक्ति थोड़ी है जो गिर गया, दूध में तो कोई चीज ही गिरी होगी। तो उसके लिए हम कहेंगे कि दूध में क्या गिर गया, ना कि दूध में कौन गिर गया। इसके बाद एक अन्य उदाहरण देखिए, तुम तो तुम्हारा काम करो। यहाँ पर तुम तो तुम्हारा के स्थान पर आना चाहिए तुम तो अपना। तो वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा तुम तो अपना काम करो। और इसके बाद आता है विशेषण संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का प्रयोग विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। वाक्य में कई बार अनावश्यक, अनियमित व अनुपयुक्त विशेषण के प्रयोग हो जाते हैं जो वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार की अशुद्धियों को वाक्य में ढूंढकर उन्हें ठीक कर देने से, उन्हें शुद्ध करने से वाक्य शुद्ध हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। सुंदरतम का अर्थ होता है जो सबसे सुंदर हो। तो जो सबसे पद का प्रयोग किया गया है उसने वाक्य को अशुद्ध कर दिया है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा यह सुंदरतम साड़ी है। एक अन्य उदाहरण देखिए, उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है। दयनीय का अर्थ होता है जिनकी दशा ठीक न हो, जिन पर दया की जा सके, और जिन पर दया करनी है उनकी दशा अच्छी नहीं होती, उनकी दुर्दशा ही होती है। तो दुर्दशा शब्द का प्रयोग यहाँ पर वाक्य को अशुद्ध कर रहा है। इसलिए यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप होगा उनकी आजकल दयनीय दशा है। अगला उदाहरण देखिएगा, यह डाल महीन है। महीन का अर्थ होता है बारीक। डाल बारीक नहीं होती, डाल मोटी या पतली होती है। तो यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप होगा यह डाल पतली है। इसके बाद क्रिया संबंधी अशुद्धियां। जहां पर किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है। उदाहरण देखिएगा, राम और सीता वन को गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि राम और सीता दो हैं, इसलिए बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन में ही आनी चाहिए। लेकिन इस वाक्य में हम देखते हैं कि क्रिया एक वचन में है, जिसके कारण हमारा वाक्य अशुद्ध हो गया है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा राम और सीता वन को गए। एक अन्य उदाहरण देखिए, राम या सीता वन को गए। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि राम या सीता एक के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए एक वचन है, और जब एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी। इसलिए गए शब्द के प्रयोग ने वाक्य को अशुद्ध कर दिया है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा राम या सीता वन को गई। एक अन्य उदाहरण देखिए, मैं माता जी को खाना डालकर आई। खाना डाला नहीं जाता, खाना परोसा जाता है। इसलिए यहाँ पर डालकर क्रियापद का प्रयोग अशुद्ध हो गया है, जिसके कारण पूरा वाक्य अशुद्ध हो गया है। इसका शुद्ध रूप होगा मैं माता जी को खाना परोस कर आई। एक अन्य उदाहरण देखिए, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। विस्मय क्रियापद का प्रयोग अनुचित है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। इसके बाद अनावश्यक क्रियापदों के कारण भी कई बार वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। उदाहरण देखिएगा, वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। यहाँ पर
अंग्रेजी के साथ तो क्रिया का प्रयोग कर दिया गया है, लेकिन सिलाई के साथ क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया, जो कि आवश्यक है। तो वाक्य का शुद्ध रूप होगा, वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। हिंदी में कुछ विशेष संज्ञाओं के साथ विशेष क्रियाओं का ही प्रयोग होता है, जैसे दान करना और प्रतीक्षा करना। अगर हम कहें कि मोहन कब से तुम्हारी प्रतीक्षा देख रहा है, तो वाक्य अशुद्ध होगा। वाक्य का शुद्ध रूप होगा, मोहन कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसके बाद आता है अविकारी पद निर्माण संबंधी अशुद्धियां। जिन पदों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी पद कहलाते हैं। बहुत बार अविकारी पदों के अनुचित या अनावश्यक प्रयोग के कारण वाक्य में अशुद्धि का समावेश हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियों की, कि वाक्य में बहुत बार क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। वाक्य से इन अशुद्धियों को ढूंढकर वाक्य को शुद्ध किया जा सकता है। उदाहरण देखिएगा, राम दिनों दिन मेहनत करता है। यहाँ पर दिनों दिन क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप होगा, राम रात दिन मेहनत करता है। एक अन्य उदाहरण देखिए, जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे। यहाँ पर भी क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि है। इस अशुद्धि को दूर करके वाक्य का शुद्ध रूप होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसके बाद निपात संबंधी अशुद्धियां। किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें निपात कहते हैं। एक उदाहरण देखिएगा निपात का, भरत ने तुम्हें तक ही बुलाया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तक और ही दो निपात शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो वाक्य अशुद्धि का कारण बन रहा है। यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप होगा, भरत ने तुम्हें ही बुलाया है। इसके बाद समुच्चय बोधक संबंधी अशुद्धियां। दो वाक्यांश को मिलाने वाले अव्यय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनुचित समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग कर वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं। देखिएगा इसका उदाहरण, मैं बीमार था क्योंकि तुम्हारे घर ना आ सका। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर क्योंकि का प्रयोग कर वाक्य अशुद्ध हो गया है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा, मैं बीमार था इसलिए तुम्हारे घर न आ सका। इसके बाद आती हैं मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। मुहावरे भाषा की सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, इसलिए समय समय पर भाषा को सुंदर बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बहुत बार अनजाने में ही मुहावरे में अशुद्धि हो जाती है, जो कि वाक्य अशुद्धि का कारण बन जाता है। मुहावरे संबंधी अशुद्धियों को पहचान कर उसे शुद्ध करके मुहावरे संबंधी अशुद्धि को ठीक किया जा सकता है। उदाहरण देखिएगा, गांधी जी को भला बुरा कहना चंद्रमा पर थूकने के समान है। यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है चंद्रमा पर थूकना, लेकिन जो मुहावरा शुद्ध है वह है चांद पर थूकना। तो वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा कि गांधी जी को भला बुरा कहना तो चांद पर थूकने के समान है। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण देखिएगा, उसकी अकल चक्कर खा गई। जबकि यहाँ पर वाक्य में जिस मुहावरे का प्रयोग किया गया है वह है अकल चकराना। तो यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप होगा, उसकी अकल चकरा गई, ना कि उसकी अकल चक्कर खा गई। एक अन्य उदाहरण देखिए, युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है। उदाहरण में हम देखते हैं कि बीड़ा को चबाना कहा गया है, जबकि जो मुहावरा है उसके अंदर क्या होता है कि बीड़ा उठाना। तो यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप होगा, युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है। अब आती हैं अन्वय संबंधी अशुद्धियां। अन्वय से तात्पर्य है मेल या अनुरूपता। वाक्य के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। अन्वय को अन्वृत्ति भी कहते हैं। जब वाक्य में अन्वय संबंधी दोष आ जाता है तो अन्वय संबंधी अशुद्धियां कहलाती हैं। इन अशुद्धियों को पहचान कर इन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है। अन्वय संबंधी अशुद्धियों में
सबसे पहले बात करते हैं लिंग संबंधी अशुद्धियों की। इसका पहला नियम है, संज्ञा जिस लिंग की होती है उसकी क्रिया भी उसी लिंग की होती है। उदाहरण देखिए, आज तुमने नया पोशाक पहना। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त हुई है, जबकि पोशाक स्त्रीलिंग है, जिसके कारण वाक्य में अशुद्धि आ गई है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा, आज तुमने नई पोशाक पहनी है। जिस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति रहित हों, ऐसे वाक्यों में क्रिया का लिंग कर्ता के अनुरूप प्रयुक्त होता है। तो वाक्य का उदाहरण देखिए, मोहन दंड पेलती है। यहाँ पर वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि मोहन के अनुसार जब क्रिया प्रयुक्त होगी तो मोहन पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होगी। वाक्य का शुद्ध रूप होगा, मोहन दंड पेलता है। इसके बाद अगला नियम आता है कि या से जुड़े विभक्ति रहित पदों की क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार होती है। जैसे विवाह में रेखा या सुमित जाएगी। अब रेखा या सुमित, तो रेखा स्त्रीलिंग है और सुमित पुल्लिंग है, तो नियम के अनुसार जो क्रिया है वह अंतिम कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगी, तो सुमित के अनुसार प्रयुक्त होनी चाहिए, तो क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए, जिस कारण से वाक्य में अशुद्धि आ गई है। यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप होगा, विवाह में रेखा या सुमित जाएगा। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण देखिए, राकेश या शीला आगरा गया। अब हम ये देखते हैं कि अंतिम कर्ता हमारा शीला है और शीला स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही आएगी और वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा, राकेश या शीला आगरा गई। कर्ता का लिंग यदि अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। जैसे तुम्हारा घर कौन चलाती है। जब हमें कर्ता के विषय में पता ही नहीं है तो वहां पर क्रिया पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होगी, ना कि स्त्रीलिंग में। तो वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तुम्हारा घर कौन चलाता है। इसके बाद आती हैं वचन संबंधी अशुद्धियां। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति रहित हों, ऐसे वाक्यों में क्रिया का वचन कर्ता के अनुरूप प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखिएगा, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते। वृक्ष यहाँ पर एक वचन के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो क्रिया भी के लिए भी एक वचन ही प्रयुक्त होगा और वाक्य का शुद्ध रूप होगा, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता। समान लिंग विभक्ति रहित अनेक कर्ता पद जब और योजक से जुड़े होते हैं तो क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है, और जब ऐसा नहीं होता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, सीता गीता और रेखा अमरूद खा रही हैं। यहाँ पर समान लिंग के कर्ता हैं, इसलिए क्रिया बहुवचन में होनी चाहिए थी, लेकिन एक वचन में है, इसलिए वाक्य अशुद्ध है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा, सीता गीता और रेखा अमरूद खा रही हैं। यदि एक से अधिक कर्ता पद विभिन्न लिंग के हैं और वाक्य में और योजक से जुड़े हुए हैं तो क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। उदाहरण देखिएगा, आजकल मेरी बेटी और दामाद आया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरी बेटी और दामाद बहुवचन हो गए हैं, लेकिन क्रिया एक वचन में प्रयुक्त हो रही है, जिसके कारण वाक्य अशुद्ध हो गया है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा, आजकल मेरी बेटी और दामाद आए हुए हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण देखिएगा, आकाश और शीला बाजार गई। यहाँ पर भी आकाश और शीला बाजार गई वाक्य अशुद्ध है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा, आकाश और शीला बाजार गई। आदरार्थक एक वचनकर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। उदाहरण देखिएगा, मेरा पिताजी खाना खा रहा है। यहाँ पर पिताजी को आदर देने के लिए हम क्रिया को बहुवचन में रखेंगे, जिसके कारण वाक्य में अशुद्धि आ गई है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा, मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं। जाति, दल, समूह, सेना आदि के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे छात्र दल यहाँ बैठे हैं। छात्र दल के लिए एक वचन का प्रयोग होना है, इसलिए
क्योंकि यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है इसलिए वाक्य अशुद्ध है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा छात्र दल यहाँ बैठा है। आंसू, दर्शन, प्राण, लोग, बूंद, दाम आदि शब्दों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक उदाहरण कि उसका प्राण निकल गया। निकल गया नहीं, क्योंकि इनके लिए बहुवचन का प्रयोग होना था प्राण के लिए, तो वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा उसके प्राण निकल गए। बहुत बार वाक्य में अनुपयुक्त वचन संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं, जिसके कारण पूरा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, भारत में अनेकों राज्य हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनेकों शब्द के कारण पूरा वाक्य अशुद्ध हो गया है। अनेकों के स्थान पर यहाँ पर अनेक शब्द का प्रयोग उचित होगा, तो वाक्य का रूप हो जाएगा भारत में अनेक राज्य हैं। अनेक का अर्थ होता है एक से अधिक, इसलिए अनेकों अशुद्ध है और अनेक वाक्य को शुद्ध बनाता है। अब आती हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। व्याकरण में पदक्रम के कुछ नियम हैं। व्याकरण के अनुसार पदों का क्रमबद्ध होना बहुत अधिक आवश्यक है। पदों के उचित क्रम में न होने पर उसके भाव या अर्थ में स्पष्टता नहीं रहती। उन्हें वाक्य के पदक्रम संबंधी अशुद्धियां कहा जाता है। पदों को व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित करने पर इन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। कर्ता, कर्म और क्रिया सामान्य पदक्रम होते हैं किसी भी वाक्य के लिए। अगर वाक्य इनके अनुसार व्यवस्थित नहीं होते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं। उदाहरण देखिएगा, जाता वह बाजार। यहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया पदों का क्रम नहीं है, इसलिए वाक्य अशुद्ध है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा वह बाजार जाता है। अगला नियम है, जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उनमें प्राय पहले गौण कर्म और बाद में मुख्य कर्म आता है। उदाहरण देखिएगा, स्नेहा ने अपनी पुस्तक लता को दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि गौण कर्म बाद में है और मुख्य कर्म पहले है, जिसके कारण वाक्य में अशुद्धि आ गई है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा स्नेहा ने लता को अपनी पुस्तक दी। एक अन्य उदाहरण, माँ दूध बच्चे को पिलाती है। यहाँ पर भी वही अशुद्धि है, गौण कर्म बाद में है और मुख्य कर्म पहले है, जबकि गौण कर्म पहले होना चाहिए था और मुख्य कर्म बाद में होना चाहिए था, इसलिए वाक्य अशुद्ध है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा माँ बच्चे को दूध पिलाती है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, जैसे शिक्षक घर जाते हैं पढ़ाकर। यहाँ पर पढ़ाकर पूर्वकालिक क्रिया है जो कि मुख्य क्रिया से पहले आती है, लेकिन वाक्य में यह बाद में आई है, जिसके कारण वाक्य अशुद्ध हो गया है। वाक्य का शुद्ध रूप है शिक्षक पढ़ाकर घर जाते हैं। कर्ता का विस्तार कर्ता पद से पहले प्रयुक्त होता है। जो भी कर्ता पद होता है उसका विस्तार उससे पहले आता है, लेकिन कई बार वाक्य में इससे संबंधित अशुद्धियां हो जाती हैं, जिसके कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, राम दशरथ पुत्र ने धनुष उठाया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दशरथ पुत्र राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन बाद में आ रहा है, जिसके कारण वाक्य में अशुद्धि आ गई है, क्योंकि विस्तार कर्ता के बाद में आ रहा है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा दशरथ पुत्र राम ने धनुष उठाया। प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से पूर्व आते हैं, जैसे दिल्ली जाएगा कौन। अगर वो पहले आते हैं, बाद में आ रहा है, जिसके कारण हमारा जो वाक्य है वह अशुद्ध हो गया है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा दिल्ली कौन जाएगा। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखिए, तुम नृत्य कैसा कर रही हो, और वाक्य का शुद्ध रूप होगा तुम कैसा नृत्य कर रही हो। पदक्रम में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्रम की दृष्टि से भाषा के विभिन्न इकाइयों में तर्कसंगत निकटता होनी चाहिए। ऐसा न होने पर कई बार वाक्य अटपटे और हास्यास्पद बन जाते हैं। उदाहरण देखिए, भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे। अब पटना तो एक ही है, 4 तो नहीं हो सकते, लेकिन वाक्य के अनुसार 4 पटना के व्यक्ति थे, तो वाक्य अशुद्ध है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण, मैं गर्म भैंस का दूध पीना चाहता हूँ। गर्म भैंस तो गर्म नहीं होती है, दूध गर्म होता है, इसलिए वाक्य अशुद्ध है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा मैं भैंस का गर्म दूध पीना चाहता हूँ। और अब आती हैं कारक संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले कारक कहलाते हैं।
बहुत बार वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। वाक्य से इन अशुद्धियों को पहचानकर आसानी से दूर किया जा सकता है। वाक्य में कारक चिन्हों के प्रयोग न करने के कारण अशुद्धि का समावेश हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, दधीचि अस्थिदान किया था। यहाँ पर ने पर सर्ग का प्रयोग न होने के कारण वाक्य अपने पूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वाक्य अशुद्ध है। जब हम वाक्य की अशुद्धि को दूर कर वाक्य को शुद्ध करते हैं तो वाक्य का शुद्ध रूप होगा, दधीचि ने अस्थिदान किया था। पर सर्ग के प्रयोग के बाद वाक्य अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है। इसी तरह से कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्राय कर्ता और कर्म के मध्य स्थित होते हैं, वह भी उल्टे क्रम में, कि जो अन्य कारक होते हैं वह कर्ता और कर्म के मध्य में स्थित होते हैं, लेकिन वो भी उल्टे क्रम में स्थित होते हैं। जैसे पहले अपादान कारक आएगा, फिर संप्रदान कारक आएगा, फिर करण कारक आएगा और फिर कर्म कारक आएगा। आइए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण देखिएगा, किसान खेत जोत रहा है बैलों द्वारा। इस वाक्य में हम देखते हैं कि करण कारक कर्ता और कर्म के बीच में ना होकर वाक्य के अंत में स्थित है। ऐसी स्थिति में यह वाक्य को अशुद्ध कर रहा है, वाक्य अशुद्धि का कारण बन रहा है। यदि हम वाक्य को शुद्ध करके लिखते हैं तो वाक्य का रूप होगा, किसान बैलों द्वारा खेत जोत रहे हैं। एक अन्य उदाहरण देखिए, माँ भोजन बनाती है अपने पुत्रों के लिए। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि संप्रदान कारक कर्ता और कर्म के बीच में ना होकर अंत में है, इसलिए वाक्य अशुद्धि का कारण बन रहा है। यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप होगा, माँ अपने पुत्रों के लिए भोजन बनाती है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण, विद्यालय से निकलकर सोहन घर पहुंचा। यहाँ पर भी अपादान कारक वाक्य अशुद्धि का कारण बन रहा है, क्योंकि अपादान को कर्ता के बाद आना चाहिए था, लेकिन वह आरंभ में ही आ गया है, पहले आ गया है कर्ता से, इसलिए वाक्य अशुद्धि का कारण बन रहा है। यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप होगा, सोहन विद्यालय से निकलकर घर पहुंचा। एक और उदाहरण, राम ने रावण को लंका में अपने बाण से मारा, पंचवटी से अपहत सीता के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि कारक का जो क्रम है, जिस क्रम में उन्हें लिखा जाना चाहिए था, उस क्रम में नहीं लिखे गए हैं। अगर हम इनको सही क्रम में लिखते हैं, जैसा कि पहले बताया गया था कि कर्ता और कर्म के बीच में सभी कारक स्थित होते हैं और वह भी उल्टे क्रम में स्थित होते हैं, और यदि हम उनको सही क्रम में लिखते हैं तो हमारा वाक्य का रूप होगा, राम ने लंका में पंचवटी से अपहत सीता के लिए अपने बाण से रावण को मारा। संबोधन कारक को प्राय पहले लिखा जाता है। उदाहरण देखिएगा, तुम इतनी जल्दी आ गए अरे मोहन। यहाँ पर हम देखते हैं कि संबोधन कारक को पहले ना लिखकर अंत में लिखा गया है, जिसके कारण वाक्य अशुद्ध हो गया है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा, अरे मोहन तुम इतनी जल्दी आ गए। इसके बाद आती हैं पुनरावृत्ति अशुद्धियां या पुनरुक्ति दोष। एक ही वाक्य में जब एक ही अर्थ भाव को प्रकट करने वाले दो शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। यहाँ पर वापस भी और लौट भी दो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है जिसके कारण वाक्य अशुद्ध हो रहा है। यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप होगा, वह बहुत जल्दी लौट आया। एक अन्य उदाहरण देखिए, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। दर्शनीय स्थल भी हैं और देखने योग्य भी हैं। दर्शनीय और देखने योग्य एक ही बात होती है, इसलिए वाक्य अशुद्ध हो गया है। यहाँ से अगर हम इस अशुद्धि को दूर करते हैं तो वाक्य का शुद्ध रूप होगा, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं। एक अन्य उदाहरण देखिए, कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। यहाँ पर कृपा भी और कृपया भी, इसीलिए एक ही प्रकार के शब्दों का दो बार प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण वाक्य अशुद्ध हो रहा है। यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप होगा, आप मेरे घर आने की कृपा करें।
एक अन्य उदाहरण देखिए, प्रधानमंत्री जनता के हितकर कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। जनता के हितकर भी और कल्याण भी, तो इसलिए यह वाक्य भी अशुद्ध है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके बाद आती हैं विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां। कभी कभी वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां भी हो जाती हैं, जिसके कारण वाक्य को समझने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। ये वाक्य की विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां कहलाती हैं। उदाहरण देखिएगा, गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर विराम चिन्हों का सही जगह पर प्रयोग नहीं किया गया है, जिसके कारण वाक्य अशुद्ध हो रहा है। अगर हम विराम चिन्हों को सही जगह पर लगा देते हैं तो वाक्य शुद्ध हो जाता है। गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। एक अन्य उदाहरण देखिए, यह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। यहाँ पर भी विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां हैं। हम इन अशुद्धियों को दूर कर देते हैं तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। वाक्य का स्वरूप होगा, वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। अब स्थानीय बोलियों के प्रयोग से भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे वह खाना खावेगा, वह खाना खावेगा कोई शब्द नहीं होता है, कोई खावेगा जिसका हम वाक्य में प्रयोग करें तो वाक्य का शुद्ध रूप होगा वह खाना खाएगा। एक अन्य उदाहरण देखिए, उसने जैसी करी है मैं नहीं कर सकता। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वाक्य शुद्ध नहीं है। यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप होगा, उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता। इसके बाद आती है वाच्य संबंधी अशुद्धियां। जब वाक्य में वाच्य संबंधी अशुद्धियां आ जाती हैं तो वाक्य अशुद्धि का कारण बन जाता है। ऐसी अशुद्धियों को पहचान कर उन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है। उदाहरण देखिएगा, ऐसे सोए नहीं जाते। यहाँ पर वाक्य में वाच्य संबंधी अशुद्धि है। जब इसको हम दूर कर देते हैं तो वाक्य का शुद्ध रूप होगा ऐसे सोया नहीं जाता। एक अन्य उदाहरण देखिए, पीटर के द्वारा पेंसिल तोड़ दी गई। यहाँ पर भी वाच्य संबंधी अशुद्धि है। वाच्य संबंधी हम अशुद्धि को जब हम दूर कर देते हैं तो वाक्य का शुद्ध रूप होगा पीटर से पेंसिल टूट गई। प्यारे बच्चों, ये था वाक्य अशुद्धि शोधन। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।